अगला सवाल है वो आपका एजेस टॉपिक से रिलेटेड है और इसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं आज। सवाल वही सोच नहीं, तो नए नए तरीके से देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एजेस टॉपिक का सवाल है, देखते हैं। 10 years ago ए कोई पर्सन है, वाज हाफ ऑफ बी इन एज, यानी कि आयु में हिंदी वालों के लिए है कि 10 वर्ष पूर्व जो ए था, ए कोई व्यक्ति, वो बी की आयु का आधा था, हाफ आधा था, उसकी आयु जो है वो बी की आयु से आधी थी। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यदि उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 3:4 में दे रखा है, 3:4, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। तो उनकी जो वर्तमान आयु है उसका टोटल क्या होगा। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, होटल मैनेजमेंट वगैरह के में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए हमारी अप्रोच क्या रहती है। मोस्टली हमारी अप्रोच यही रहती है कि हमें सिखाया जाता है कि 10 years ago का रेशियो ऊपर, जो अगर पहले का रेशियो दे रखा है तो उसे ऊपर लिखेंगे, जो नीचे बाद का रेशियो है उसे नीचे रखेंगे, उसके बाद डिफरेंस को इक्वल बनाएंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा सॉल्व करके लिखेंगे। तो मैं पहले आपको ट्रेडिशनल अप्रोच ही बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, 10 years ago की बात कर रहा है यानी कि 10 साल पहले की, तो ऊपर लिखेंगे। तो 10 साल पहले कितना है, ए वाज हाफ ऑफ बी इन एज, तो ए जो है यहाँ ए लिख लिया मैंने, यहाँ बी लिख लिया। लिखने की वैसे जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि ये ए है ये बी है। तो हाफ है बी की एज का, माना कि बी की आयु 2 है, तो ए की कितनी हो जाएगी, ए की आयु 1 हो जाएगी, 1, तो 1:2 आ गया। अब बाद में क्या हुआ है, रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, यानी कि ये तो 10 साल पहले की बात थी, 10 years बिफोर की, और अब जो है वो जो आयु का जो अनुपात है वो कितना है, 3:4, 3:4। तो ये हो गया आपका। और पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि उनका सम क्या होगा प्रेजेंट एजेस का। तो सबसे पहले अगर डिफरेंस देखें हम, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी 2 है, यानी कि डिफरेंस तो सेम है, सेम बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि सवाल में जो 2 की वैल्यू दे रखी है वो 2 किसको डिनोट कर रहा है, 10 को, तो 1 किसको डिनोट करेगा, 5 को, 1 5 को डिनोट करेगा। 3 + 4 होता है 7, 3 प्लस टोटल एज हो जाएगी, या तो आप टोटल एज पहले कैलकुलेट कर लो। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 15, तो ये 15 यूनिट को 15 ईयर्स को डिनोट करेगा, और ये 4 5 या 20 को डिनोट करेगा, 20 ईयर्स को। तो 20 + 15 आंसर आपका कितना हो जाएगा, 35, और 35 तो ऑप्शन में कोई है नहीं, तो यानी कि आंसर आपका नन ऑफ दी जाएगा। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि 1 की वैल्यू 5 है, तो 4 + 3 7, टोटल एज हो गई 7, और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो 7 5 35। एक तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच है जो सब लोग लगा रहे हैं और आराम से लिख के सवाल को बनाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो सीरीज है वो है सवाल वही सोच नहीं, तो इसमें कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो नया क्या सोचते हैं हम कि 10 साल पहले किसी ए की जो एज थी वो बी की आधी थी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इफ द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, रेशियो दे रखा है प्रेजेंट एजेस का 3:4, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। अगर मैं चाहूँ तो इतना पढ़ के सवाल को पूरा हटा सकता हूँ, मतलब आंसर तक पहुँच सकता हूँ। तो कैसे कि प्रेजेंट एजेस का रेशियो है 3:4, इस लाइन की मुझे वैल्यू की जरूरत ही नहीं है कि ए की आयु कितनी है बी की, मैं सीधा ऐसे पढ़ूंगा कि प्रेजेंट एज का रेशियो 3:4, और व्हाट विल बी द टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा। तो 3 और 4 होता है 7, 3 + 4 होता है 7, और 7 का जो भी आंसर होगा वो 7 का क्या होगा, मल्टीपल, क्योंकि 7 में कुछ एक्स वाई जो भी है कुछ भी मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, आपका टोटल आ जाएगा प्रेजेंट एज का। तो 7 का मल्टीपल देख लेते हैं इसमें आंसर में। तो क्या 27 का मल्टीपल होता है, नहीं होता। 30 होता है क्या, नहीं होता। 45 होता है क्या, 7 से तो 45 भी नहीं कटता, कैंसिल नहीं होता। तो डी ऑफ का ऑप्शन हो गया सीधा। मुझे ये आंसर पता करने की जरूरत ही नहीं है कि कौन सा सही आंसर क्या है। मुझे इन चारों, मेरे पास केवल ओनली 4 अल्टरनेटिव्स हैं, मुझे इन्हीं में से जो कुछ करना है इन्हीं में से करना है, और मुझे सही आंसर तक पहुंचना है, ना कि आंसर क्या है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैंने पता चल गया कि 7 का मल्टीपल है आंसर मुझे, तो मैंने 7 का मल्टीपल इसमें चेक किया, नहीं है। अब मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कि 15 + 20 35, क्योंकि सवाल बनाना नहीं है आपको एग्जाम में। एग्जाम में पॉइंट सेक्शन पूछ रहा है, ना कि मैथमेटिक्स का पोर्शन पूछ रहा है। तो आपको बस आंसर को टिक करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बैंकिंग के एग्जाम में आया हुआ है और एसएससी के एग्जाम में भी इन फ्यूचर आ सकता है। इसमें क्या पूछ रहा है, ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर,
कोई भी व्यक्ति है उसकी जो वर्तमान आयु है वो अपनी माताजी की आयु का 2/5 भाग है, 2/5 है, 2/5 भाग है। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 8 साल बाद वो अपनी माताजी की आयु का आधा होगा, यानी कि उसकी जो आयु है वो अपनी माताजी की आयु की आधी होगी। तो हाउ ओल्ड इज द मदर एट प्रेजेंट, तो उसकी माताजी की वर्तमान आयु क्या है। सेम क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड वही है कि आप क्या करो, सबसे पहले पर्सन की आयु यहाँ पे लिखो, मदर की आयु यहाँ पे लिखो, रेशियो बनाओ। रेशियो कैसे बनेगा कि पर्सन की जो परसेंटेज है वो 2/5 है, 2/5 है, ये हो गया आपका 2/5। अगर इसकी मदर की एज अगर 5 है तो पर्सन की एज कितनी मान ली मैंने, 2, क्योंकि 2/5 करना है, तो 2/5 हो गया। अब क्या कह रहा है, 10 साल, 8 ईयर्स आफ्टर, तो यहाँ पे 8 ईयर्स का गैप है, प्लस 8 ईयर्स। ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर, वो अपनी माँ की आयु का आधा है, यानी कि माँ की आयु अगर 2 है तो इसकी आयु कितनी है, 1। तो यहाँ पे मुझे एक स्टेप और आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपका इक्वल नहीं आ रहा, तो सबसे पहले मुझे डिफरेंस पे काम करना पड़ेगा, उसी के बाद मैं फाइनल आंसर तक पहुँच पाऊंगा। तो सबसे पहले डिफरेंस पे काम कैसे करते हैं आपने सीखा होगा कि इसका जो डिफरेंस है नीचे वाले का डिफरेंस कितना है, 1, तो 1 का मल्टीप्लाई तो इसमें कर देंगे ऊपर वाले में, और जो ऊपर वाले का डिफरेंस है उसका नीचे वाले मल्टीप्लाई, तो इधर डिफरेंस है 3, तो जो नया रेशियो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा रेशियो 5 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका 3, रेशियो 3 2 जा 6, तो ये आ गया। अब जो डिफरेंस है वो आपका इक्वल बन गया, इधर भी 1 का डिफरेंस है, इधर भी 1 का। और 1 यूनिट किसको डिनोट कर रहा है, 1 यूनिट आपका डिनोट कर रहा है 8 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है, और हमसे क्या पूछ रहा है, माताजी की वर्तमान आयु, यानी कि जो पर्सन है उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या है, तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 5 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 8 जा 40। या तो आप इसको भी लिख के करो कि 5 × 8 करो, ये एक तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। 40 आंसर टिक करके आप मुश्किल से कम आप टाइम लगाओगे इस मेथड में, तो आपको लगभग 2 मिनट आपको लग सकता है, 1 मिनट अगर आप ज़्यादा फास्ट हो तो आप 30 सेकंड्स में कर सकते हो, लेकिन 30 सेकंड्स तो जाएगा आपका, इतना तो कंफर्म है। तो 30 सेकंड्स बचाने के लिए आप थोड़ा सा अगर मेरे मेथड को यूज करो, सवाल वही सोच नहीं, इस अप्रोच से क्वेश्चन करो, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िए। ए पर्सन प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। क्वेश्चन आपको इतना पढ़ना है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आंसर आप कर लोगे, क्योंकि प्रेजेंट एज पूछ रहा है माँ की, तो मदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो 2/5 ऐसे लिखते हैं 2/5, यानी कि मदर की एज कितनी होगी 5, यानी कि 5 का मल्टीपल होगी, जो भी आंसर होगा वो 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल ऑप्शन में चेक करेंगे, 32 नहीं है, 36 नहीं है, 40 है, 48 नहीं है। यहाँ से आप आंसर टिक करके जा सकते हो। क्यों ऐसा मैंने क्यों कर लिया डायरेक्ट, क्योंकि जो एज होती है किसी भी पर्सन की, वो आपकी एज जो होगी वो आपकी होल नंबर में होगी, इंटीजर में होगी, ना कि आपकी फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो ये हो नहीं सकती, इसलिए मैंने इसी चीज़ का फायदा उठाया और अपने जो करेक्ट आंसर है उसको उस तक मैं पहुंच गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको करेक्ट आंसर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि 40 होगा 45 होगा, नो प्रॉब्लम। अगर आपको ये भी पता चल जाता है कि इसका मल्टीपल होगा आंसर, तो भी आप बड़ी आसानी से सही उस पर पहुंच सकते हो, सही आंसर तक पहुंच सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन ऐसे ही। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो आपका रेशियो टॉपिक से है, अनुपात और समानुपात चैप्टर से है। तो ये क्या कह रहा है कि एमंग 132 एग्जामिनीज ऑफ ए सर्टेन स्कूल, कोई भी स्कूल है उसके 132 परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स, किन्हीं 132 लोगों ने कोई परीक्षा दी किसी भी विद्यालय की, और उसमें जो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण यानी कि फेल और पास जितने कैंडिडेट हुए, सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल यानी कि पास टू फेल का रेशियो दे रखा है 9:2। फिर एक कंडीशन उसने बनाई है कि हैड 4 मोर स्टूडेंट्स पास्ड, यदि 4 परीक्षार्थी और परीक्षा में सफल हो जाते तो रेशियो जो हो जाता वो क्या हो जाता, द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल स्टूडेंट्स वुड हैव बीन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपने एसएससी सीजीएल का जो प्रीवियस ईयर आपने अगर किरण बुक लगाई है या फिर कोई अदर बुक लगाई है तो प्रीवियस ईयर में ये खूब आता है ये क्वेश्चन। और अगर आप इसको प्रीवियस ईयर पेपर्स में अगर इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, उसके बाद भी अगर आप एग्जाम में वही अप्रोच लगा के ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और रेशियो निकाल रहे हो, तो आप बहुत सारे कैंडिडेट से वहीं से पीछे रह गए जिस टाइम आपने
इस क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आने ही है, 50% 30% प्रीवियस ईयर आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्यों ना कुछ नए अप्रोच से इन सवालों को करके और जल्दी से आगे बढ़ के जो नए सवाल आए हैं पेपर में उनको अटेम्प्ट किया जाए, उसको दिया जाए वो टाइम। तो क्वेश्चन क्या है, एक तो बेसिक अप्रोच है, मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि 132 एग्जाम लीजिए किसी भी एग्जाम में, तो सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे। तो रेशियो कितना है, 9:2, 9:2, 9:2, यानी कि टोटल जो कैंडिडेट होंगे वो रेशियो में देखें तो 11 होंगे, रेशियो में देखें तो 11 होंगे कैंडिडेट, और एक्चुअल में जो वैल्यू दे रखी है वो 132 है। तो 11 की वैल्यू आपकी 132 हो गई, 11 यूनिट की। 11 यूनिट किसको डिनोट करेगा, 132 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आपको पता ही होगा, 11 × 12 132 होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 12, 1 यूनिट की वैल्यू 12 हो गई। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 12 9 या 108, और 2 यूनिट की जो वैल्यू हो गई वो आपकी हो गई 24। यानी कि मुझे एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता चल गया कि 108 जो स्टूडेंट्स थे वो सफल थे, यानी कि परीक्षा में पास थे, सक्सेसफुल थे, और 24 जो स्टूडेंट थे वो फेल थे। अब क्या क्वेश्चन में कंडीशन है कि अगर यदि 4 बच्चे और ज़्यादा पास हुए होते, यानी कि 108 तो पास हुए ही हुए हैं, लेकिन इसमें अगर +4 और कर दें हम, अगर इसमें +4 कर दें, तो अगर 4 ज़्यादा पास होंगे तो 4 कम फेल होंगे। इसका मतलब ये है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि अगर 4 बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं, क्योंकि परीक्षार्थी तो सेम ही है, जितने बच्चे पहले 132 ही बैठ रहे थे और उतने ही एग्जाम में अब बैठ रहे हैं, क्योंकि पास नंबर ऑफ पासिंग स्टूडेंट्स बढ़ा है, बाकी तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स सेम है। तो एक 108 + 4 हो गया आपका 112। तो 112 मैंने यहाँ लिख दिया, 108 + 4 हो गया 112, 24 - 4 हो गया 20, और इसी का रेशियो मेरे से पूछ रहा है, आंसर आप निकाल लोगे। 28 4 जा हो गया आपका 112, 28 2 जा 56 और का डबल 112। तो आपका आंसर डी ऑप्शन आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक तो यही है ट्रेडिशनल अप्रोच, आपने लगाया और आंसर तक आप पहुंच गए, आपका 30 या फिर 30 और 40 सेकंड्स आपका चला गया। लेकिन आपको अगर समय बचाना है, ये क्वेश्चन आपने पहले ही करके जा रहे हो आप, तो इसको सीधा सा आप समझ सकते हो कि 132 जो एग्जाम नहीं है वो परीक्षा में बैठे हैं, और 132 ही एग्जाम नहीं है वो बाद में भी परीक्षा में बैठ रहे हैं, केवल सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का रेशियो चेंज हो रहा है। तो इसी बात को पकड़ के क्यों ना क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो पहले जो ये मल्टीपल है 9 + 2, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं वो आपका होल नंबर में होंगे, इंटीजर में होंगे, तो 9 + 2 11 है, 11 का मल्टीपल है 132। तो 132 में क्या छुपा है, 11 छुपा है, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 132 को पूरा भाग करेगा। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं जो 132 को पूरा भाग करे। तो 14 + 3 हो गया 17, 14 + 5 हो गया 19। तो 17 भी 132 को भाग नहीं करता, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 132 है, सेम रहेगा। 19 भी भाग नहीं करेगा 132 को। 28 + 3 आपका हो गया 31। क्या 31 132 को भाग करेगा, नहीं करेगा। 34 जा होता है 120, 120 + 124 हो जाएगा, 33 होगा। 28 + 5 33, और 33 132 को भाग करेगा 4 टाइम्स, 34 जा 120, 3 4 जा 12। तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया। 28 + 5 आपका 33 हो गया, और 33 में 11 छुपा है, 11 इसी में छुपा है, यहीं से आप आंसर टिक कर सकते हो। तो आपको मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आपका सवाल यहीं से हल हो जाएगा और आप तुरंत आंसर तक पहुंच सकते हो, क्योंकि इसी बात का मैंने फ़ायदा उठा लिया कि जो नंबर ऑफ एग्जाम नहीं है स्टूडेंट्स हैं वो आपके होल नंबर में होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम ही है। इसमें क्या कह रहा है, जो LCM है 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स का जो LCM है वो 2376 है, while their SCF is 33, if one of the number is 297 then the other number is। तो दूसरा नंबर आपको पता करना है कि दूसरा नंबर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, और ऐसा क्वेश्चन हमने जो पिछली क्लास में भी किया था, जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने इसी टाइप का, इसी सीरीज का में जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी ऐसा सवाल किया था। तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अगर पता है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू होता है LCM इंटू SCF। एक्चुअली जो फॉर्मूला है वो ये है कि जितना नंबर होगा, जैसे 2 नंबर है तो SCF का उतना ही पावर में से n-1 कर देंगे, यानी कि अगर 2 नंबर है तो 1 पावर हो जाएगा, 3 नंबर है तो 2 पावर हो जाएगा, और इंटू LCM, ये कॉन्सेप्ट होता है एक्चुअली। SCF की पावर n-1, n क्या है, जो जितने नंबर हैं उनकी संख्या रखनी है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर हैं तो 2-1 SCF आ जाता है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट है वो जनरेट हुआ है, और आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो 2 नंबर लेके कोई भी। तो ये कॉन्सेप्ट है
और ये मुझे पता है पहले से, मैं अगर एग्जाम में बैठ रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं आज की डेट में आप बिना कुछ पढ़े और एक दिन पढ़ के, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं बोर्ड का या किसी और चीज़ का। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो आपको उन चीज़ों से पहले से ही परिचित होना चाहिए और उनके एडवांस मेथड से भी, जिससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को डील कर पाओ। तो ये हो गया आपका। तो यहाँ पे मैंने देखा 2 नंबर्स का एलसीएम है 2376, यानी कि मैंने देख लिया कि 2376 और एचसीएफ है 33, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा इफ वन ऑफ द नंबर इज 297, और 297 से क्या करना पड़ेगा, 297 इधर मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा। लेकिन इसी चीज़ का मैं फ़ायदा उठाऊंगा। अब इसमें मैं देखूंगा कि यूनिट डिजिट कितना बनना है यहाँ पे, तो 6 × 3 करोगे तो 8 यहाँ पे यूनिट डिजिट बनेगा। तो 7 का मल्टीप्लाई किससे करें कि, क्योंकि सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे भी यूनिट डिजिट 8 ही बनना चाहिए। तो 7 का मल्टीप्लाई किससे करें कि आंसर जो है वो आपका 8 आए। तो 7 6 जा हो गया आपका 42, 42 में तो 2 आएगा, 7 2 जा आपका हो गया 14, 14 में 4 आएगा, 7 4 जा हो गया 28। तो यहाँ पे 8 आ रहा है, ये आंसर हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। और 7 2 जा 14, तो आंसर जो क्वेश्चन बनाने वाला है वो भी यही चाह रहा है कि आप इस आंसर तक ऐसे नहीं पहुँचो, इस मेथड से नहीं पहुँचो, इस कॉन्सेप्ट को लगा के फॉर्मूला लिख के उसके बाद आप जो भी लिखते हो, तो ऐसे आपको नहीं पहुंचना है, आपको इसी तरीके से आप पहुंच रहे हो तो ये आप सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंच रहे हो। तो ऐसी इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे आगे। तो आज की सीरीज, आज का जो वीडियो था वो यहीं तक था, और आगे इसी सीरीज को मैं कंटिन्यू करता रहूँगा। अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है डेफिनेटली मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। और आप अगर कोई कमेंट्स में कोई नया टॉपिक से रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जिससे मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो ही आपके लिए लेके आऊँ। तो थैंक यू, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।